Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshata Gupta, your NEET Biology Educator, and आज हम लोग करने वाले हैं second part of Biomolecules. कल हमने बायोमोलिक्यूल्स में बच्चा देखा था कि मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है. फिर हमने कुछ एक्सेप्शन देखा था और ये देखा था कि मैक्रो कौन से हैं एंड माइक्रो कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था बच्चा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड, डीएनए, आरएनए, ये क्या है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, मतलब बड़े हैं. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड आपका अमाइनो एसिड, आपका मोनोसेक्राइड मतलब शुगर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, आपके माइक्रोमोलिक्यूल है. न्यूक्लियोटाइड माइक्रोमोलिक्यूल है, मतलब छोटे हैं. ठीक है. इनकी ही चेन से जुड़ के क्या बनते हैं, आपके मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं. देन हम लोगों ने एक एक्सेप्शन भी देखा था विच वाज लिपिड. लिपिड में हमने क्या देखा था कि हमारा लिपिड है बना तो दो चीजों से है, विच इज बना तो दो चीजों से है, विच इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. मगर ये क्या है बच्चा, दिस इज एन एक्सेप्शन. बना दो चीज से बट स्टिल क्या है, माइक्रो है. अब हम लोग देखेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. हम लोगों को कैसे एनालाइज करना है कि कौन सा केमिकल आपका मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है. उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी होते हैं. मतलब कार्बन कंपाउंड्स जो आपने पढ़ा है इसमें 10th क्लास में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं. सल्फर, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सब क्या होता है, इनऑर्गेनिक होते हैं. तो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो ऑर्गेनिक होते हैं. और जिनमें ये सब नहीं होता है, सल्फर, फॉस्फेट, ये होता है, तो वो इनऑर्गेनिक होते हैं. तो हमें वो भी देखना है कि हम उनको एनालाइज कैसे करेंगे. पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. कौन सी, वेदर माइक्रोमोलिक्यूल और वेदर माइक्रोमोलिक्यूल और व्हाट बच्चा, और मैक्रोमोलिक्यूल, है ना. माइक्रो है या मैक्रो है, हमें सबसे पहले वो देखना है. ठीक है. हम क्या करेंगे इस केस में बच्चा, हम लोग कोई भी एक सेल लेंगे. ठीक है. हम लोगों ने क्या किया, एक सेल लिया. ठीक है. अब हम एक मॉर्टर पेस्टिल देखेंगे. आप लोगों ने देखा होगा ना सिलबट्टा, और जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं, वो वैसी टाइप का लैब में होता है मॉर्टर एंड पेस्टिल. इस सेल को हम इसमें डालेंगे. ठीक है. और इस सेल को एज हम लोगों ने कल की लेक्चर में देखा है कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल भी होते हैं. तो हम इनको किस में डालेंगे, हम इनको एक एसिड में ही डालेंगे. तो हम लोग इस सेल के साथ यहाँ पर क्या डालेंगे, क्या डालना है हम लोगों को, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. क्या डालना है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. आप लोगों को पता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा. देखो, ट्राई एसिटिक एसिड का पता है, फिर उसमें क्लोरो ट्राई और लगा देना है, दैट इज Cl3 COOH. Cl3 ट्राइक्लोरो हो गया एसिटिक एसिड. ठीक है. Cl3 COO COOH. ठीक है.
इसको मुझे क्या करना है, इस पेस्टिल से ग्राइंड करना है। जब ये ग्राइंड हो गया तो यहाँ पर जैसे चटनी पीसते हैं तो वो एक थोड़ा सा पानी डालते हैं और थोड़ा सा क्या डालते हैं आपका धनिया मिर्ची, तो वो एक पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर भी पेस्ट बन जाएगा और ये इसको हम क्या बोलेंगे, स्लरी बोलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फनल लेंगे और एक बीकर लेंगे। बीकर लिया, is happening, हम लोगों ने एक बीकर लिया बच्चा। इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, इस बीकर में हम लोग ये स्लरी को डालेंगे। हमने क्या किया, इस स्लरी को फिल्टर किया, यहाँ पर एक फिल्टरेट लगाएंगे और ये फिल्टरेट लगाएंगे मतलब एक छन्नी टाइप का लगाएंगे, ठीक है, छन्नी लगाएंगे, ठीक है। ये आपकी सॉरी ये फिल्टर है, सॉरी फिल्टरेट नहीं है, एक फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। ये फिल्टर जो है ये आपका कॉटन शीट हो सकता है, नाइलॉन हो सकता है, म्यूस्लिन शीट हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें जब हम डालेंगे तो जो बड़े कंपाउंड, जैसे आप चाय पत्ती को छानते हो, ठीक है, तो जब आप चाय पत्ती को छानते हो तो दूध पानी चाय वो दूध पानी शुगर नीचे आ जाती है, जो घुल जाती है, जो घुल जाती है ना, जो एसिड सॉल्युबल होता है, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो एसिड सॉल्युबल है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर। आई डोंट नो वाई यहाँ का नीचे का पार्ट नहीं चल रहा है, अभी देखती हूँ मैं बाद में। एंड जो ऊपर ऊपर क्या रह जाता है, जो बड़ा चीज होता है जो छन्नी से नीचे नहीं आ पाता है, विच इज चाय पत्ती, तो वो क्या होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऊपर क्या रह जाते हैं आपके एसिड इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, यहाँ क्या रह जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल कंपाउंड। और हमें पता है कि जो एसिड इनसॉल्युबल है वो बड़े हैं, है ना, वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। तो यहां से हमें पता है कि एसिड इनसॉल्युबल क्या है, मैक्रो है, और एसिड सॉल्युबल जो है वो क्या है आपका माइक्रो है। इससे हम पता कर सकते हैं क्या यूज करके, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज करके हम पता कर सकते हैं वेदर हमारा कंपोनेंट एसिड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, मतलब मैक्रो है या माइक्रो है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट जो मैं बोल रही थी कि हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। हमारे बायोमोलिक्यूल्स आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी हमें एनालिसिस करना है, इनका भी हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो हम कैसे करेंगे इनका एनालिसिस बेटा, इनका एनालिसिस हम किससे करेंगे, एक कोई भी अगेन सेल लेंगे। चलो हमने एक लीफ ले ली, अब लीफ में थोड़ा बहुत पानी होता है, ठीक है, हमने लीफ लिया या कोई भी लिवर सेल लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। इसको हम लोग लीफ को ड्राई होने देंगे, क्यों, किस में पानी है। जब ये ड्राई हो जाएगा इसको हम बर्न करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये मेरी लीफ है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पर वो रखी लकड़ी और मैंने ऐसे बर्न कर दिया, ठीक है। अब जब बर्न करते हैं तो आपको पता है कंबशन होता है, राइट। बर्न करते हैं तो वेपर्स ऊपर जाते हैं, CO2 ऊपर जाता है, नीचे क्या बचता है, एशेस बचते हैं। तो जब हमने बर्न किया तो ऊपर क्या चले गया, आपका वेपर, आपका
वेपर जिसमें क्या है CO2 है, और नीचे क्या बचा, एशेस। ये जो एशेस हैं ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, देखो वेपर में CO2 वगैरह चले गया, तो ये क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नीचे जहां पर सिर्फ एशेस बची हैं, जहां पर आपका सिर्फ एशेस हैं, एशेस में क्या होता है, एशेस में आपका होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, तो वो आपका क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे हमें दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल जाएगा कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स मैक्रो माइक्रो हैं या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए हमने क्या किया, उसको जला दिया, तो ऊपर जो उड़ गया इनऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक, नीचे जो बचा आपका इनऑर्गेनिक। इसके बाद हमने उसके लिए क्या किया, हम लोगों ने जो हमारा फिल्टरेट है, जो नीचे आ गया एसिड सॉल्युबल है, वो हमारा क्या है, दैट इज आर माइक्रोमोलिक्यूल। और जो रेटिनेट है जो ऊपर बचा है, वो जो जैसे छलनी में ऊपर बच जाते हैं हमारे चाय, वो सॉल्युबल नहीं है, वो एसिड इनसॉल्युबल है, वो क्या है हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा अमाइनो एसिड। आज हम लोग सिर्फ अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड कल हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो अमाइनो एसिड जो होता है वो क्या होता है बेटा, इट इज अ कार्बन कंपाउंड ऑब्वियसली विच कंटेन, देखो दो नाम है अमाइनो, मतलब एक तो इसमें अमाइनो ग्रुप है, और दूसरा एसिड मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो वही एक एसिड ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है। सो अमाइनो एसिड इज अ कार्बन चेन कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, मतलब इसमें एक कार्बन है अल्फा, जो उसके पास क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दूसरा आपका अमाइनो ग्रुप है। ये आपका क्या है अमाइनो एसिड। मगर अब देखो इसको भी तो बैलेंस होना है, कार्बन की बैलेंस C4, तो एक यहाँ पर H आएगा। और हम अभी देखेंगे कि अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन एंड सो ऑन, जिससे आपके प्रोटीन्स बनते हैं। अब डिफरेंट टाइप के हैं तो कुछ तो चेंज होगा। तो ये वाली चीज जो है दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट, या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द बैकबोन। दिस इज व्हाट, दिस इज द बैकबोन। बट यहाँ पर एक होता है डिफरेंट, जिसको हम R ग्रुप बोलते हैं, जिसके चेंज होने से अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाता है। सो दिस इज आर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके, जैसे कि अगर R की जगह H है तो ये बना ग्लाइसिन। मैं ग्लाइसिन बना के बता देती हूँ आप लोगों को, CCOOH H H NH2, तो ये क्या हो गया ग्लाइसिन। अगर R की जगह और क्या आ सकता है, R आपके क्या है ग्रुपिंग है, उसमें किसकी हाइड्रोकार्बन की चेन आ सकती है। मतलब आपके कौन से ग्रुप है बच्चा, आपके मिथाइल ग्रुप है। तो अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया, CH3 आ गया, तो वो क्या बन जाएगा एलेनिन। मतलब कुछ एलेनिन का स्ट्रक्चर CCOOH NH2 H CH3, R की जगह CH3 आ गया, तो क्या बन गया बच्चा एलेनिन बन गया। ऐसे ही कुछ कुछ आता जाएगा, चेंज होता जाएगा। R की जगह फिनाइल बेंजीन चेन हो गई तो फिनाइल एलेनिन बन गया। ऐसे कुछ कुछ भी आता जाएगा, उससे आपका क्या होता जाएगा
हमारा अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। सो हम यहाँ से अमाइनो एसिड की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इट इज अ कार्बन चेन containing amino group carboxylic group and a variable. Okay बच्चा, so this is amino acid. Okay, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे. दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है. मैं ज़्यादा करूँगी आप भूल जाओगे, राइट? तो हम ये चैप्टर धीरे धीरे करेंगे. विल मेक एन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिससे आपको समझ में आए. मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा दूँ, मेरा टारगेट ये है कि आपको समझ में आए और आप डॉक्टर बने. ठीक है? सो इसमें एस केमिस्ट्री भी यूज हो रही है, तो हमें थोड़ा सा धीरे करना पड़ेगा. नाउ योर वर्क इज टू गो and read the first 2 or 3 pages of this chapter and also complete NCERT for cell division and the chapter cell, the unit of life. ठीक है? So ये आपका काम है. आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं. ये अभी से समझ लिया तो लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा, नहीं समझा तो रट के जाओगे, याद नहीं रहेगा. ठीक है? नाम से समझना है, अमाइनो एसिड है तो एक में अमाइनो ग्रुप, एक जगह एसिड ग्रुप. ठीक है? सो दैट इज ऑल. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई होप आपने पहले वाले लेक्चर का स्क्रीनशॉट लिया होगा. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट. डिस्क्रिप्शन में आपको पर्सनल कमेंट के लिए भी, मतलब पर्सनल टॉक के लिए भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं. दैट्स इट. बाय बाय.